हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और जैसा कि मैं बार बार प्रयास करता हूं कि मैं किसी न किसी बड़े संगीतकार का जीवन परिचय लेकर के आपके जीवन में आऊं, ताकि संगीत से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो न देना हो, संगीत एक ऐसा विषय मैंने कहूँगा एक ऐसा शास्त्र है जो कि साधने का विषय है और एक साधक ही संगीत से जुड़ सकता है और खास तौर पे जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। तो जिन लोगों को किसी बड़े फनकार के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना, देखना अच्छा लगता है, उनके लिए भी वीडियो अच्छा है। और जो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि इनके बारे में तो बताया ही जाए, साथ ही साथ हमारे वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, चाहे वो गायन सब्जेक्ट से हो, चाहे वो वादन से हो, चाहे वो नृत्य विधा से हो, उनके लिए कुछ न कुछ मैं लेकर के रेगुलर आता रहूं और उनको कुछ न कुछ बताता रहूं। तो जी आज के अपने इस एपिसोड में मैं जिस महान शख्सियत को लेकर के आया हूं उसको दुनिया जानती है और उनका नाम था श्री भीम सेन जोशी जी। श्री भीमसेन जोशी जी, जिनको 2008 में आप लोगों ने भारत रत्न की उपाधि भाई आप लोग जानते हो। इस बात को शायद जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को भारत रत्न मिलता है, उनमें से एक हमारे पंडित जी थे। अगर मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है, उस ऑनलाइन क्लास में मैं समय के अभाव होने के कारण बहुत सारी चीजें बच्चों को नहीं दे पाता हूँ, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। तो उस क्लास में जो चीजें मैं नहीं दे पाता हूँ उनको मैं आउटर सोर्सेस के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। तो वो बच्चे तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको नोट कर लेंगे। मैं बताता भी रहूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, तो उन चीजों को जरूर एक बार देख लेंगे। बाकी एक कहानी के तौर पे जीवन परिचय मेरे बताने का ये उद्देश्य ये होता है कि किसी चीज को जब हम कहानी के तौर पे सुनते हैं तो वो चीज हमको याद जल्दी हो जाती है। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो दादी हो गए, दादा हो गए, नानी नाना जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उनका जब हम लोग हाथ पैर दबाते थे, भाई हमारे यहाँ तो ये होता था, आप लोगों का कभी शायद ये भी हो रहा हो होता रहा हो, तो हम लोग पैर दबाते थे तो उसके एवज में वो लोग कहानियां सुनाते थे। तो वो कहानियां बड़ी जल्दी हमको याद होती थी कंपेयर टू सब्जेक्ट की चीजों को याद करने के। तो वो एक दिमाग में बात रही कि नहीं यार, किसी का जीवन परिचय जो कहानी के तौर पे बताया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें जो मूल फैक्ट्स हैं उनको बताया जाए, ताकि वो मूल फैक्ट्स जो हमारे बच्चे जो लोग तैयारी के उद्देश्य से संगीत विषय को चुने हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए चुने हुए, उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं बात को बढ़ाना चाहूंगा, और ये हमारा नंबर है। किसी को म्यूजिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, चाहे क्लास ज्वाइन करना हो और भी कोई दिक्कत बात हो, तो प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल न करें आप लोग, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आता है और सबका फोन प्रॉपर वे में हम रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप करें, जब भी समय मिलेगा हम 24 घंटे के अंदर उसको एक बार जरूर देखेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के इस महानतम कलाकार के विषय में जो कुछ जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भीमसेन जोशी कर्नाटक के गड़ग में 4 फरवरी 1922 को गुरुराज जोशी जी के यहाँ इनका जन्म होता है, जो कि वहां पे एक विद्यालय के प्रधानाचार्य रहते हैं। इनके जो चाचा जी थे जिनका नाम था जीबी जोशी, वो वहां के चर्चित नाटककार थे, थिएटर से जुड़े हुए थे, और इनके जो दादाजी थे वो एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। कहने का सेंस ये है कि इनके परिवार में जो संगीत है, देखिए गीतम वादन तथा नृत्यम तुल्यम संगीत मुच्यते, जैसा कि रत्नाकर में बताया गया कि गायन वादन और नृत्य तीनों विधाएं जो है वह संगीत कहलाते हैं मिलकर के। और भारत का जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ रहा उसने बताया कि अभिनय क्या है, अभिनय को लेकर पूरा ग्रंथ था, और उसमें क्या क्या चीजें नितांत आवश्यक होती उन चीजों के बारे में बताया गया। तो यह जो नाटक है, यह नाटक संगीत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभिनय जो है, अभिनय हो गया, नृत्य हो गया, इसमें यह संगीत के बिना अधूरा है। यही तो इसकी जबान आप कह सकते हैं। नाटककार की जो जबान थी वह संगीत ही था। तो इनकी डीएनए आप समझ सकते हैं कि इनका जो डीएनए था वहां पे म्यूजिक जो था एक तरह से था,
प्रॉपर वे में वोकल फॉर्म में नहीं था, लेकिन संगीत के बीज इनके जहन में थे, इनके संस्कार में थे, इनके रगों में थे। बचपन में भीमसेन जोशी जब पढ़ने जाया करते थे तो रास्ते में एक दुकान इनके यहाँ पड़ती थी और भूषण ग्रामोफोन्स का नाम था। उस दुकान पे उस दुकान पे भीमसेन जोशी जी अब्दुल करीम खान साहब की जो ठुमरियां उस समय बहुत प्रचलित थी, ग्रामोफोन पे बजाई जाती थी, उन ठुमरियों को सुना करते थे और उन ठुमरियों को सुनने के बाद ये और आकर्षित होते थे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, क्योंकि किराना घराने के महानतम कलाकारों में से एक अब्दुल करीम खान थे। तो अब्दुल करीम खान से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। उनकी एक ठुमरी थी पिया बिन नहीं आवत चैन। ये देखिए, पिया बिन आवत नहीं चैन, ये जो ठुमरी है ये बार-बार टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआरएफ किसी एग्जाम में पूछ देता रहता है, बीपीएससी होगा किसी भी पूछ देगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में कितनी बार ये पूछा हुआ है कि ये ठुमरी किसकी है, पिया बिन नहीं आवत चैन। तो पिया बिन नहीं आवत चैन किसकी ठुमरी है? अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान साहब। किस घराना के थे? किराना घराना के थे। अब्दुल करीम खान का संबंध कहां से था? किराना घराना से था। अब अब्दुल करीम खान की भी जीवनी पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाकर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किराना घराने से इनका संबंध था। उसके बाद सवाई गंधर्व को उन्होंने एक जगह गाते हुए सुना मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, और उसके बाद इनकी इच्छा जो थी बहुत ही ज्यादा प्रबल हुई कि नहीं, मुझे संगीत सीखना है, किसी भी कीमत पे संगीत सीखना है और संगीत छोड़ मुझे और कुछ करना ही नहीं है। तो जब इस बात को उनके पिताजी जानते तो वहां के एक लोकल गुरुजी रहते हैं, जैसा कि हमारे आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो संगीत के प्रति आकर्षित होंगे, बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे होंगे लेकिन फिर भी संगीत के बारे में बेसिक चीजों की जानकारी उनके पास होती है। तो उनका नाम था चनप्पा। चनप्पा जी के पास ये जाते हैं और चनप्पा जी के सानिध्य में अपना संगीत प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं। कुछ ही दिनों बाद पंचाक्षरी गवई नाम के उनके एक मित्र थे, वो भीमसेन जोशी को गाते हुए सुनते हैं। तो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि चनप्पा भाई देखो, बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा कैलिबर है, बच्चे के पास संगीत को लेकर के जो पैशन है वो आपके यहाँ से पूरा नहीं हो पाएगा। आपको अब चाहिए कि इसको और योग्य गुरु के पास आप भेजिए ताकि इसके अंदर की जो जिज्ञासा है वह शांत हो सके और यह संगीत के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ सके। इनके गुरु बड़ी ईमानदार थे, उन्होंने कहा यह बात आपकी सही है। और उसके बाद सबसे बात होती है लोगों की, लेकिन भीमसेन जोशी उम्र कम, छोटी उम्र, और आप जानते हैं छोटी उम्र में जुनून बहुत ज्यादा होता है। वह जुनून क्या करता है कि एक दिन भीमसेन जोशी को उठाता है और उठा करके कहता है कि अब चलो एक नई यात्रा पे निकलते हैं। क्या होगा इसका बोध होता ही नहीं। चल पड़ते हैं, अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू करते हैं और इनकी इच्छा होती है कि ग्वालियर चलते हैं, वहां जाकर के चलते हैं किसी योग्य गुरु के पास। लेकिन किस गुरु के पास, इसका आइडिया इनके पास नहीं है। बस ट्रेन पे बैठते हैं, चल देते हैं, इन्हें मुझे चलना है, संगीत सीखना। जब जाते हैं तो जाने के बाद भाई न पैसे न टिकट कुछ नहीं, लेकिन ये था कि गला इनका जो था माँ सरस्वती का बड़ा आशीर्वाद था इनके गले के ऊपर। और जब टीटी पकड़ता है तो टीटी को 4 गाने सुना देते हैं। जब भूख लगती है तो जिनके आसपास के सीट्स पे जो लोग बैठे रहते हैं वो इनके गाने को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। एक तो बाल्यावस्था, छोटी अवस्था, इनको अपना प्यार दुलार देते हैं, भोजन देते हैं, और ये ऐसे ही इनकी यात्रा चलने लगती है। और चलते चलते, खाते पीते धीरे धीरे बीजापुर पहुंच जाते हैं। बीजापुर जाने के बाद इनको पता चलता है कि अरे यार मैं कहाँ गया, यहाँ तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और बीजापुर में उनसे एक शख्स मिलते हैं, एक संगीत प्रेमी मिलते हैं, और वो इनसे कहते हैं कि बेटा अगर संगीत सीखना है तो ग्वालियर चले जाओ। अब ये वहां से फिर वही उसी तरह की यात्रा शुरू होती है और ग्वालियर के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी चीज का ज्ञान नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई रूट नहीं। और ये वहां से निकल के पूरे महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। निकल जाना था ग्वालियर, पहुंच जाते पूरे महाराष्ट्र। खैर कोई बात नहीं। एक इंटरव्यू में भीमसेन जोशी ने कहानी को बताया हुआ है। वहां से फिर इनको कुछ लोगों का मार्गदर्शन मिलता है और वहां से निकलने के बाद ये आते हैं माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में इनको विनायक राव पटवर्धन जी का सानिध्य प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही बड़े फनकार रहे विनायक राव पटवर्धन। उनका जीवन परिचय भी हमारे सामने पड़ा हुआ है, ग्वालियर घराने के हैं और दिगंबर जी के बड़े ही कृपा पात्र रहे। विनायक राव पटवर्धन जी से शिक्षा लेना प्रारंभ करती है। स्कूली शिक्षा जिस तरह बाकी के बच्चे शिक्षा ले रहे होते हैं उस तरह शिक्षा इनकी होती रहती है, किंतु इनका सौभाग्य रहता है कि वहीं पे इनकी मुलाकात समाई गंधर्व जी से हो जाती है।
सवाई गंधर्व ने इनको सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बच्चे की कैलिबर को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि ये बच्चा मेरे यहाँ चलेगा और दूसरी चीज की पिछली जितनी चीजें इसने सीखी हुई है वो सारी चीजें भूलेगा ही। एक्चुअली होता क्या है कि हर घराने की अपनी विशिष्ट शैली होती है और चूंकि पटवर्धन जी ग्वालियर घराने के रहे और सवाई गंधर्व जो किराना घराने के थे, तो किराना घराने की अपनी एक क्या कहते हैं कि विशेषता थी, अपनी शैली थी। तो उस चीज के लिए उनको वो अपने साथ लेके जाते हैं और 1.5 वर्षों तक इनको कुछ नहीं सिखाते हुए बस इनके पेशेंस को चेक करते हैं कि भाई किसके अंदर कितना पेशेंस है, गुरु के प्रति इसके मन में कितनी श्रद्धा है। तो उस चीज को भीमसेन जोशी बड़े ही सद्भाव के साथ लगे रहते हैं, गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। जब 1.5 वर्ष गुजर जाते हैं तो 1.5 वर्ष गुजरने के बाद गुरु की कृपा इनके ऊपर होती है। गुरु की कृपा होने के बाद गुरु जी के सानिध्य में यह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रारंभ करते हैं और एक गुणी गुरु और भीमसेन जोशी जैसा एक शिष्य। अब सोचिए आपकी किस तेजी के साथ, किस मर्मज्ञता के साथ और किस सुंदरता के साथ वह जो समय रहा होगा गुरु शिष्य के बीच का कितना अलौकिक रहा होगा। सीखते हैं, सीखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आते आते बहुत ही जल्द सन 1941 में मात्र 19 वर्ष की आयु में भीमसेन जोशी मंच पे अपना पहला प्रदर्शन करते हैं। मंच पे प्रदर्शन करते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। लोग इनको सुनकर के स्तब्ध रहते हैं कि यार छोटी उम्र में बच्चा इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और किराना घराने की छवि दिखनी शुरू होती है। साथ में अन्य कलाकारों को भी बहुत ज्यादा सुनते थे। उस समय जो तत्कालीन कलाकार थे, जो योग्य कलाकार थे, जो बड़े कलाकार थे, फैयाज खान साहब हो गए आपके, अमीर खान साहब हो गए आपके, बड़े गुलाम अली खान साहब हो गए आपके, इन लोगों को बहुत ज्यादा सुना करते थे और वो सुनने के कारण उन लोगों की छाप भी इनकी गायन शैली पे विधिवत पड़ती थी। 2 वर्षों बाद यह आकाशवाणी रेडियो से जुड़ जाते हैं, मुंबई में काम करने लगते हैं, आकाशवाणी में काम करने लगते हैं। चलने लगता है जीवन और संगीत की एक यात्रा प्रारंभ होने के बाद भीमसेन जोशी एक ऐसा नाम बन के उभरते हैं कि भीमसेन जोशी स्वयं संगीत का पर्याय बन जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात जब इनके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है तो गुरु की मृत्यु के बाद ये अपने गुरुजी के नाम से अपने पुणे महाराष्ट्र में ये एक संगीत समारोह करते हैं। पुणे में समारोह हर वर्ष होता है सवाई गंधर्व। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सवाई गंधर्व संगीत समारोह, सवाई गंधर्व संगीत समारोह मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी मैं बना के नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उससे समझ लीजिएगा। ये कहाँ होता है, कहाँ होता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। तो ये पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में सवाई गंधर्व समारोह कब होता है? दिसंबर महीने में होता है, ठीक है। भीमसेन जोशी का पारिवारिक जीवन सुखमय रहा और इनका जो व्यक्तिगत जीवन था, बहुत ही शौकीन मिजाज आदमी थे, बहुत ही एनर्जेटिक आदमी थे और अपनी ही दुनिया में अपने संगीत के साथ मलंग रहने वाले व्यक्ति थे। बाहरी दुनियादारी से इनसे बहुत विशेष मतलब था नहीं। इनकी शैली क्या रही? इनकी शैली में जोशी बुलंद आवाज, सांसों पर बेजोड़ नियंत्रण, संगीत के प्रति संवेदनशीलता, जून और समझ के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही, कहने का मतलब यह है कि रागों की शुद्धता पर और उसके प्रेजेंटेशन के तरीके पे बहुत विशेष ध्यान दिया करते थे भीमसेन जोशी साहब। उनका मानना यह था कि रागों को आकर्षक बनाने के लिए रागों में तोड़ जोड़ करना उचित नहीं है। इसलिए भीमसेन जोशी को उस समय काल में भी जहां बाकी के कलाकार रागों प्रयोग के नाम पर रागों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे, वहां भीमसेन जोशी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। कारण यह था कि उनके जो गुरु सवाई गंधर्व है और जो अब्दुल करीम खान की जो वंशावली चल रही थी किराना घराने की, वो लोग शुरू से यह मान के चलते थे कि रागों में स्वयं इतना आकर्षण है कि उसको सही प्रस्तुत करना अगर हमें आ जाए तो स्वयं में ब्रह्म है। तो उसमें छेड़छाड़ करने का मतलब है कि हम ब्रह्म के ऊपर वाले के बनाए हुए रागों में छेड़छाड़ कर रहे हैं और प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस मेंटेलिटी को मान के आगे चलते थे और दरबारी, मुल्तानी, भीम पलाशी, रामकली जैसे अनगिनत रागों को बार बार प्रदर्शन करना मतलब कि बहुत ही पसंद के साथ ही प्रदर्शन किया करते थे इन रागों का। उसके बाद गायकी, वही जो बात हमने आपको बताया,
ठीक है, कि फैयाज खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाजिद खान जैसे महान सीनियर कलाकार को सुनना, उनके उनकी विशेषताओं को सीखना, अपने अंदर धारण करना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, ये सब इनकी खासियत है। देखिए, अच्छा कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि यू आर द बेस्ट। अच्छा कलाकार का मतलब है कि जिसमें जिसमें जो आपको बेस्ट दिखता है, उन चीजों को आप आत्मसात करने का प्रयास करिए। आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा है वो भी यूनिक है, आप भी उसके जैसे नहीं हो। इस बात को स्वीकार करें आप। इसलिए जहां भी जो अच्छा मिले उसे सहर्ष स्वीकार करें, उसे आत्मसात करने का प्रयास करें, और यह चीज आपको आगे लेके जाएगी। खास करके संगीत के क्षेत्र में बता रहा हूं, वह आपसे उम्र में छोटा हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, दिस डजंट मैटर, इसका कोई मामला ही नहीं यहाँ पे होता है। यहाँ पे बस ये है कि उसके अंदर की ये वाली बात बड़ी अनोखी है और तुम दिल को छू जा रही है। हाथ जोड़ो उसके सामने, सीखो उससे, क्या भाई ये कैसे कर रहे हो, मुझे बता दो। तो ये चीजें भीमसेन जोशी के अंदर थी, इसीलिए भीमसेन जोशी का जो नाम रहा दिन पर दिन आगे की ओर ही बढ़ता रहा। किसी से कंपटीशन आपका है ही नहीं इस दुनिया में। आप यूनिक, भगवान ने यूनिक बना करके भेजा हुआ है, तो कंपटीशन के चक्कर में किसी से फंसो ही मत। जो आपके पास बेस्ट है, उस बेस्ट को पूरी शिद्दत के साथ डिलीवर करो, दो। अगर ऊपर वाले ने लिखा होगा कि नहीं आपको सबसे आगे जाना है, तो आपको सबसे आगे जाना है। ये चीज भीमसेन जोशी के व्यक्तित्व में पूरी तरह से देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने सवाई गंधर्व महोत्सव के बारे में आपको बता ही दिया, कुछ और चीजें हैं जो भीमसेन जोशी से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को भी आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1972 में पद्मश्री पुरस्कार पूछता है कि पुरस्कार कौन सा पुरस्कार किस समय में किसको क्या मिला। संगीत नाटक अकादमी 1976 में, 1985 में पद्म भूषण, 1985 में पुरुष श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है, 86 में पहली बार प्लेटिनम डिस्क पुरस्कार मिलता है, 1999 में पद्म भूषण मिलता है, 2000 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार मिलता है, 2002 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिलता है, 2013 में केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार मिलता है। ये सब ध्यान से याद करिएगा। 2005 में कर्नाटक रत्न का पुरस्कार मिलता है, 2008 में भारत रत्न, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 2008 में भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है, 2008 में स्वामी हरिदास पुरस्कार इनको प्राप्त होता है, और 2009 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी भीमसेन जोशी जी को मिलता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत भी इनको बहुत सारी उपाधियां मिली और इनके नाम से बहुत सारे कार्यक्रमों को किया गया, बहुत सारे स्थानों पे इनका नाम दिया गया। तो यह तो लगा रहेगा कि उनकी एक महानतम कलाकार रहे, और भारत रत्न जो कि बहुत ही चुनिंदा कलाकारों को ही भारत रत्न मिला हुआ है, उनमें से एक हमारे भीमसेन जोशी साहब भी थे। तो भीमसेन जोशी की जीवनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ा जीवनी तो मैं बना नहीं सकता। आपको देखना भी है, हमको बताना भी है, तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने इनकी जीवनी को बताने का प्रयास किया। और जो जो क्या कहते हैं कि मेन मेन पॉइंट्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको भी बताने का प्रयास किया। बाकी जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो भीमसेन जोशी के इन कंटेंट्स को याद कर ले, और जो सिर्फ श्रोता है वो भीमसेन जोशी जी का रिकॉर्ड लगा करके सुने, आनंद ले। और जीवन में संगीत से ज्यादा आनंद कोई दे नहीं सकता। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। पुनः आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, महादेव। अगर मेरा चैनल का ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा तो आप प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ और लोगों तक भेजें ताकि कुछ और लोग इस महानतम कलाकार के विषय में जान सके। तब तक के लिए जय हिंद।